ना तो मुझे छोड़ते और ना ही मैं नौकरानी बनती। इसकी भरपाई करनी पड़ेगी आपको। मुझे 1 करोड़ रुपये चाहिए बस। बताओ कब दे रहे हो। वह एकदम से बदल गई। उसकी आंखों में गजब की चमक आ गई थी, जैसे किसी गीदड़ को अपने सामने एक खरगोश दिखने पर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसकी इस बात से परेश सकते में आ गया। पागल हो गई हो क्या? किस बात के पैसे और क्यों? चीखते हुए बोला परेश। आपकी पत्नी हूँ, इसका अधिकार तो बनता है ना। कुटिक हंसी के साथ बोली, सभी अपना तलाक कब का हो चुका है। अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो। कोई नहीं, पत्नी ना सही, एक्स वाइफ तो हूँ ना, इस नाते ही सही। उसकी मुस्कान बता रही थी कि उसके दिमाग में कुछ न कुछ तो चल रहा है। उसने परेश के दोनों पैर पकड़ लिए। परेश अपने पैर छुड़ाने लगा। देखो परेश बाबू, या तो सीधे तरह से मुझ पर करोड़ रुपये दे दो, नहीं तो मैं वसूल करना अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा, तो आज कल डकैती करना शुरू कर दिया है क्या तुमने? चोरी से ज़्यादा ठीक है डकैती। अच्छी तरक्की की है तुमने। अचानक सभी ने अपना कुर्ता फाड़ कर रख दिया और फिर कहा, अभी भी वक्त है परेश बाबू, हाँ कर दो, नहीं तो जेल की चक्की पीसते पीसते पागल हो जाओगे। सभी पागलों की तरह चिल्लाई। उसकी धमकी का जब कोई असर नहीं हुआ तो वह जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। अब परेश को डर लगा, लेकिन तब तक सभी अपना काम कर चुकी थी। परेश कुछ कहता उससे पहले कुछ यात्री उसके पास आ गए थे। वे सभी से कहने लगे, क्या हुआ मैडम, आप क्यों चिल्लाई थी? सभी की एक्टिंग बड़ी शानदार थी। उस दिन परेश को पता चला कि सभी एक बहुत अच्छी अभिनेत्री है। सभी ने परेश की ओर उंगली करते हुए कहा, इस आदमी ने मेरे कपड़े फाड़ दिए और मेरे साथ अब लोग परेश पर टूट पड़े बिना उसका पक्ष जाने। परेश कहता ही रह गया कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था वहाँ पर। परेश की अच्छी खासी धुलाई हो चुकी थी। तभी टीटीई भी आ गया। उसने फ़ोन करके रेलवे पुलिस बल को सूचना दे दी और अगले स्टेशन पर परेश को और सभी को उतार दिया गया। परेश को हिरासत में ले लिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। मजिस्ट्रेट के सामने सभी के बयान हुए तो उसने एक कहानी सुनाते हुए बयान दे दिए कि उस दिन ट्रेन में परेश ने क्या क्या किया था। परेश की जमानत नामंजूर कर दी गई और उसे जेल में डाल दिया गया। एक दिन जेल में मिलने के लिए सभी आए। उसने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, अभी भी मेरी बात मान लो और मुझे 1 करोड़ रुपये दे दो, मैं अपने बयान बदल दूंगी। परेश को लगा कि शायद यही उपाय है इस चंगुल से निकलने का। उसने उसे 50 लाख रुपये दे दिए और कहा कि शेष उसके बयान होने के बाद दे देगा। सभी ने कोर्ट में बयान बदल दिए। इससे परेश के जेल से बाहर आने की संभावना बन गई। परेश ने शेष 50 लाख रुपये दे दिए और वह जेल से बाहर आ गया। उस घटना को व्यतीत हुए करीब 1 वर्ष हो गया था। सभी को 1 करोड़ रुपये मिल गए थे। उसकी मौज हो गई थी। दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा कर अपना जीवन यापन करने वाली औरत फिर से करोड़पति बन गई थी। उसे विश्वास नहीं हुआ था कि परेश इतनी आसानी से 1 करोड़ रुपये उसे दे देगा। वह केवल 5-7 दिन ही तो रहा था जेल में, इतने में ही टूट गया था वह।
सभी को उसे बहुत बहादुर इंसान समझती थी, लेकिन वह तो बड़ा डरपोक निकला। पर उसे क्या, सभी के लिए तो वह सावन के बादल की तरह था, पैसों की मूसलधार बारिश करने वाला। पहले भी वह तलाक के नाम पर उससे 2 करोड़ रुपये हड़प चुकी थी। उसके होठों पर एक कुटिल हंसी आ गई। वह विचार किया उसने और सजा पाई परेश ने। कलयुग में ऐसा ही होता है। अरे कोई और भरे, कोई भाग्य भी उसके साथ है शायद। तभी तो ट्रेन में उसे अचानक परेश मिल गया था। पता नहीं अचानक उसके दिमाग में वह आइडिया कैसे आया, और उसने अभिनय भी कमाल का किया था। रहा सहा काम जनता ने कर दिया था। ऐसे अवसरों पर जनता हाथ साफ करने के लिए तैयार ही रहती है। एक झटके में ही 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई थी उसकी तकदीर फिर से बदल गई थी। इसका मतलब था कि भगवान भी उसके साथ है। उन प्लान को सोच सोचकर सभी बहुत खुश रहने लगी। उस घटना के बाद से उसकी कुटिलता और बढ़ गई थी। उसने कुटिलता का परिणाम देख लिया था। छोटा सा षड्यंत्र और इनाम 1 करोड़ रुपये। उसे संसार में जीवन जीने का मंत्र मिल गया था। जितना हो सके लोगों को मूर्ख बनाओ, षड्यंत्र करो, लूटो और मौज उड़ाओ। कलयुग में यह अमेश मंत्र है। वह इस रास्ते पर चल पड़ी। इस बार भी उसने 1 करोड़ रुपये में से 50 लाख रुपये का एक फ्लैट खरीदा और शेष 50 लाख रुपये से एक छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लिया। वह कुल टाइम उसे देने लगी। उसने 2-3 नौकर रख लिए, लेकिन इस बार उसने नौकरों से दूरी बना कर रखी थी। सुरजीत की बेवफाई को वह भूली नहीं थी। एक दिन उसके डिपार्टमेंटल स्टोर में एक हैंडसम सा व्यक्ति आया। सभी को वह पहली नज़र में ही पसंद आ गया। सुरजीत की बेवफाई से वह मर्द से संग से वंचित हो गई थी। उस व्यक्ति को देखकर उसके मन में लड्डू फूटने लगे। वह व्यक्ति डिपार्टमेंट स्टोर में घूमकर अपना सामान चुन रहा था। सभी की निगाहें उसी पर टिकी हुई थी। जब उसने अपना सामान चुन लिया तो वह पेमेंट काउंटर पर आ गया। जब सभी ने उसे भरपूर नज़रों से देखा, गौर के तीखे नाक नक्श, लंबा कद और स्लिम बॉडी, सभी के होठों पर एक आकर्षक मुस्कान देखने लगी। आप पहली बार आए हैं यहाँ? सभी ने उससे नज़दीकी बढ़ाने हेतु पहल की। जी हाँ, पहली बार ही आया हूँ, उस व्यक्ति ने कहा। क्या इसी कॉलोनी में रहते हैं आप? जी नहीं, पास वाली कॉलोनी में। अच्छा, तिलक नगर में रहते हैं? नहीं, सुभाष नगर में, वह भी पास में ही है। वैसे क्या करते हैं आप? एक कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा, इनका कितना हुआ? 2145 मात्र। आप ऐसा कीजिए, 2000 ही दे दीजिए, बाकी डिस्काउंट समझ लीजिए। पहली बार जो आए हैं आप हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर में, आया कीजिए सर, बहुत बढ़िया माल बहुत रीजनेबल रेट पर मिलता है यहाँ। मैं तो बस टाइम पास करने के लिए चला रही हूँ यह स्टोर, कोई प्रॉफिट के लिए नहीं। सभी ने अपनी वाड़ी में मिश्री घोलते हुए कहा। जी धन्यवाद आपका डिस्काउंट के लिए। और वह युवक जाने लगा। ठहरिए सर, क्या आप अपना नाम पता इस रजिस्टर में लिखना पसंद करेंगे? वो क्या है ना कि हम अपने वैल्यूएबल कस्टमर की पूरी केयर करते हैं, इसलिए उनका पता और मोबाइल नंबर रिकॉर्ड में रख लेते हैं। कभी इमरजेंसी में माल घर भी
भिजवा देते हैं। सभी उनके नज़दीक आकर उसके शरीर से सटने की कोशिश करने लगी। जी बेहतर है कहकर उस व्यक्ति ने अपना नाम और पता रजिस्टर में लिख दिया, मोबाइल नंबर भी लिख दिए। सुशांत नाम था उसका। सभी के दिल में सुशांत की छवि बस गई थी। उसकी इच्छा तो थी कि वह उससे बात करती रहे, लेकिन एक तो वह अजनबी था, दूसरे नौकर भी थे वहाँ, इसलिए वह खामोश हो गई और उसने आँखों से ही उसे विदा किया। उसके दिल की घंटी बज गई थी। उसकी आँखों में सुशांत की ही छवि घूमने लगी। होठों पर उसी का नाम था और दिल तो उसके तराने गा ही रहा था। रात में उसे नींद ही नहीं आई थी। अगले दिन वह अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में फिर से सुशांत का इंतज़ार करने लगी, लेकिन रोज़ रोज़ कौन आता है। 5 दिन निकल गए थे लेकिन सुशांत नहीं आया। छवि का खिला हुआ चेहरा फिर से मुरझाने लगा था। आस का पंछी दम तोड़ने को था। वह अनमनी सी रहने लगी। कई बार उसके मन में आया कि वह उसे फ़ोन करे, लेकिन वह लाज के मारे रुक जाती थी। पता नहीं क्या सोचेगा वह। थोड़ा सब्र से काम ले सभी। उसके दिल से आवाज़ आती, कितना सब्र करूं, पूरे 5 दिन हो गए। सब्र का फल मीठा होता है। वह मन महसूस कर रह जाती। शाम को वह बोर हो रही थी, इसलिए सुभाष नगर में स्थित सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने चली गई। संजोग की बात कि वहाँ उसे सुशांत मिल गया। अरे सर, आप यहाँ? सुशांत उसे पहचानने की कोशिश करने लगा, पर पहचान नहीं पाया। लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं सवी हूँ, डिपार्टमेंट स्टोर वाली। 5-6 दिन पहले आप आए थे ना हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर में। अब याद आया कुछ? सभी चहक उठी। हाँ, याद आया। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। और आप? मैं भी ठीक हूँ। आप सब्जी लेने यहाँ आती हैं? वैसे तो नौकर ले जाते हैं, पर आज मैं खुद आ गई। आप उस दिन के बाद हमारे डिपार्टमेंट स्टोर में आए ही नहीं। क्या हमारा सामान पसंद नहीं आया आपको? सभी शिकायत करते हुए बोली। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके यहाँ तो बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता है, पसंद क्यों नहीं आएगा? मुस्कुराते हुए सुशांत ने कहा। मुस्कुराते हुए कितना सोड़ा लग रहा था सुशांत। सभी के यदि वश में होता तो वह उसे उसी वक्त कच्चा चबा जाती, पर हाय हाय, ये मजबूरी। आप यहीं आसपास ही रहते हैं? हाँ, बिल्कुल सामने ही। सुशांत ने उंगली के इशारे से उसे अपना मकान बताया। फिर तो आप बहुत पास में रहते हैं। हाँ, चलिए ना, घर पर चाय साथ पिएंगे। आपकी मिसेज है घर पर। इस पर सुशांत हंस पड़ा। मैंने शादी नहीं की मैम। ओह सॉरी। यह सुनकर सभी मन ही मन बहुत खुश हुई, लेकिन दुनिया दिखाने के लिए बोली, क्या मेरा आपके घर चलना ठीक होगा? क्यों नहीं, मुझ पर भरोसा कर सकती हैं आप। मैं कुंवारा ज़रूर हूँ, पर हूँ एक शरीफ आदमी। उसने शरारती अंदाज से कहा। वो तो दिख रहा है। सभी हंस पड़ी। तो फिर चले, सुशांत ने कहा। बस 5 मिनट के लिए। ओके। और दोनों सुशांत के घर आ गए। सुशांत उसके लिए पानी लाया और एक प्लेट में कुछ फल ले आया। सभी फल खाने लगी। आप भी लीजिए ना, मैं चाय बना लाता हूँ, आप लीजिए। चाय मैं बना दूँगी, आप तो मुझे किचन बता दीजिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? आप बनाएंगी चाय?
आज आप मेरे हाथ की चाय पीजिए तो फिर अपनी भूल जाएंगे। मैं बस अभी गया और अभी आया। एक झटके से वह चला गया। सभी ने उसके जाने के बाद उसके घर में निगाह दौड़ाई। घर काफ़ी करीने से सजा हुआ था। इससे सभी सुशांत से और अधिक इम्प्रेस हुई। बीवी नहीं है फिर भी घर चकाचक हो रहा है, वरना अकेले मर्दों का घर कबाड़ खाना बना रहता है। सभी मन में सोचने लगी, इसने तो सुशांत चाय लाया, आप तो वाकई कमाल के हैं, इतनी जल्दी चाय भी ले आए, बहुत खूब। चाय बनाने में कितनी सी देर लगती है मैम? हूँ मैम नहीं, सभी कह सकते हो। सभी ने नज़र तिरछी करते हुए कहा, औरतें सबसे पहले इसी अस्त्र का प्रयोग करती हैं। उन नज़रों से प्रेम की अथाह बारिश हो रही थी। मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ मैम? आप तो मुझसे बड़ी हैं, सुशांत झेपते हुए बोला। थोड़ी सी ही तो बड़ी हूँ, साल 2 साल में क्या फ़र्क पड़ता है? सुशांत खामोश रह गया, कुछ बोला नहीं। इतने में चाय समाप्त हो गई। सुशांत कब प्लेट उठाकर ले गया। सभी ने अपना पर्स जानबूझकर वहाँ छोड़ दिया और उससे विदा लेकर आ गई। अगले दिन सुबह सुबह 9 बजे सुशांत उसके डिपार्टमेंट स्टोर में आ गया। उसके हाथ में सभी का पर्स लटक रहा था। सभी को पहले से ही पता था, इसलिए वह आज 9 बजे ही यहाँ आ गई, वरना वह 10 बजे तक आती थी। कल इसे आप वहीं छोड़ आई थी। सुशांत उसे पकड़ाते हुए बोला, ओह, ये आपके यहाँ रह गया था क्या? मैं इसे घर में ढूंढते ढूंढते पागल हो गई थी। अरे हाँ, याद आया, मैंने आपको कल रात में फ़ोन लगाया था, लेकिन आपने उसे रिसीव ही नहीं किया। सॉरी मैम, मैं अजनबी नंबर वाला फ़ोन रिसीव ही नहीं करता हूँ। पर हम अब अजनबी कहाँ रहे हैं, मैं भी यहाँ पास में रहती हूँ। संडे को आइए ना खाने पर, आप भी अकेले और हम भी अकेले, इस बहाने 2 अकेले गपशप करेंगे। सभी चहकते हुए बोली, सॉरी मैम, मैं इस संडे को बाहर जा रहा हूँ कंपनी के काम से, फिर कभी लेंगे साथ में लंच, कहकर सुशांत जाने लगा। आपका वह सामान खत्म नहीं हुआ अभी तक? सभी अभी और साथ चाहती थी उसका। कुछ हो गया है, कुछ और भी खरीदना है, मगर मैं अभी जल्दी में हूँ, शाम को आता हूँ। सुशांत तीर की तरह निकल गया। सभी के दिल में गहरी उथल पुथल मचने लगी। उसके अंदर की कामनी प्रवज्जित हो चुकी थी। उसकी लपटें उसके चेहरे पर दिखने लगी थी। सभी की सांसें तेज हो रही थी, पर उसे दौड़ तो करना ही पड़ेगा। उसने अपने मन को समझाया। सभी के 5 बजे ही डिपार्टमेंटल स्टोर बंद कर दिया और घर आ गई। घर से थोड़ा तैयार होकर और थोड़े ट्रांसपेरेंट आउटफिट पहनकर डिपार्टमेंट स्टोर में फिर से आ गई थी। सभी ऐसा करने के 2 कारण थे। एक तो नौकरों को वहाँ से दूर करना और दूसरा कारण था खुद को और अधिक उत्तेजक दिखाना। दोनों ही मकसद में वह सफल हो गई थी। सुशांत की नज़रें इस बात की गवाही दे रही थी कि सुशांत की नज़रों का उसके अंगों पर ठहराव उससे भला लग रहा था। वह अपने मकसद में कामयाब होती जा रही थी। एक थर्मस में घर से चाय बनाकर लाई थी वह। दोनों ने फिर से चाय साथ पी। इसी बहाने वह सुशांत से सट कर बैठ गई। शरीर से बातें करने लगे और दोनों रोमांचित होने लगे। संडे को क्या कर रहे हो? सभी बोली, कुछ खास नहीं, तो आ जाओ ना,
लंच साथ ही करेंगे। सभी की आंखों में आमंत्रण था। सुल्तान उन नज़रों को पढ़ने का प्रयास कर रहा था। एक मोहक मुस्कान के साथ बोला, लंच नहीं, डिनर करेंगे। उसकी आंखें भी अर्थपूर्व भाषा व्यक्त कर रही थी। सभी उसका आशय समझकर शर्मा गई। उसे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि सुशांत लंच के बजाय सीधे डिनर पर आ जाएगा। उसने शर्मा कर नज़रें झुका ली और मौन सहमति दे दी। पर हाँ, मेरा डॉगी भी साथ आएगा। क्या डॉगी खरीदा है? उस दिन तो नहीं था घर में। हाँ, आज ही खरीदा है, पर उसे लाऊंगा कल। आज कुछ वैक्सीन के लिए उसे वहीं छोड़ दिया था। काटता तो नहीं है ना? मुझे डॉगी से बहुत डर लगता है। सभी डरते हुए बोली, डरो नहीं, काटता नहीं है डॉगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सुशांत चला गया और सभी का रोम रोम खिल गया। वह जो चाहती थी उसे वह हासिल होने वाला था। लगता है कि ईश्वर उस पर पूरी तरह से मेहरबान है। उसने मन ही मन सोचा। वह सुशांत से मिलने की प्लानिंग करने लगी। रविवार को ठीक 9 बजे सुशांत आ गया। उसके साथ एक जर्मन शोगर्ट डॉगी भी था। शक्ल से ही बहुत खुखार लग रहा था वह डॉगी। उसे देखकर सभी घबरा गए। डोंट वेरी बेबी, इट्स वेरी लवली। लव इस कहकर सुशांत सभी को पकड़कर डॉगी के पास लाने लगा, लेकिन सभी डर के मारे दूर हट गई। प्लीज़ इसे हटा दीजिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। वह डरते डरते बोली, ओके बेबी, डोंट वेरी। सुशांत उसे वहाँ से ले गया और दूसरे कमरे में छोड़ आया। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। अरे ये क्या? एक पैकेट की और इशारा करके सभी बोली, इसमें क्रीम है, स्वीट क्रीम। स्वीट क्रीम किस लिए? सभी आश्चर्य से बोली, डिनर की समाप्ति डेजर्ट्स से होती है कि नहीं, तो ये क्रीम डेजर्ट्स का काम करेगी। सुशांत अर्थपूर्व मुद्दा में बोला, वो वैसे डिनर के बाद पता चल जाएगा, अभी तो पहले डिनर करते हैं। दोनों डिनर करने लगे। सभी ने अवसर के अनुकूल वस्त्र पहने रखे थी, जिनमें वह बहुत आकर्षक लग रही थी। डिनर के पश्चात सुशांत उसके वस्त्र ढीले करने लगा। ये क्या कर रहे हो तुम? डेजर्ट्स की तैयारी हंसते हुए सुशांत बोला और उसने इशारे से उससे शांत रहने को कहा। सुशांत ने सभी के बदन पर क्रीम मल दी और कहा, अब मैं पहले इससे खाऊंगा, फिर तुम भी ऐसा ही करना। ओके। सुशांत के इस नए प्रयोग से सभी बहुत खुश हुई। उसे सुशांत का डेजर्ट बहुत पसंद आया। सुशांत अपने हाथ साफ करने बाहर चला गया और दूसरे कमरे में जाकर उसने डॉगी को आज़ाद कर दिया। डॉगी क्रीम की गंध से पागलों की तरह दौड़ और धीरे सभी पर टूट पड़ा। सभी चिल्ला भी नहीं सकी थी, क्योंकि उसके मुंह पर सुशांत ने पहले ही टेप चिपका दिया था। डॉगी ने सभी का पूरा बदन नोच लिया था। सभी का दुर्भाग्य था कि वह चीख भी नहीं सकी थी। सुशांत उस दृश्य को बड़े मज़े से देख रहा था। जब डॉगी ने उसे पूरी तरह नोचकर रख दिया तो वह बेहोश हो गई। फिर सुशांत ने डॉगी को संभाला, उसे अच्छी तरह साफ किया और वहां से चला गया। अगले दिन सभी का नौकर रामू सुबह 6 बजे आया। वह रोज़ ही सुबह 6 बजे आता है। तब तक सभी जाग जाती थी, लेकिन उस दिन उसका मकान बंद था। रामू ने कई बार आवाज़ लगाई, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया। सब ने मिलकर खूब आवाज़ें लगाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी ने 100 नंबर पर फ़ोन कर दिया और थोड़ी देर में पुलिस आ गई।
पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया। घर में सब कुछ व्यवस्थित था। जिस कमरे में सभी सोती थी उस कमरे में जैसे ही पुलिस पहुंची उसके होश फख्ता हो गए। बिस्तर पर सभी पूरी रूपेश नंग थी और वह खून से लथपथ थी। जगह जगह पर काटने के निशान बने हुए थे। चेहरा नोचा हुआ था। वह बेहोश पड़ी थी। पुलिस ने तत्काल एम्बुलेंस बुलवाई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया। उसकी सांसें अभी चल रही थी। यह जानकर कि वह अभी जिंदा है, सबने चैन की सांस ली। उसका इलाज प्रारंभ हो गया और पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। सबसे पहले रामू के ही बयान लिए गए, लेकिन उससे कोई क्लू नहीं मिला। घर से फिंगर प्रिंट कलेक्ट किए गए, खून के नमूने लिए गए। सभी को देखकर ये एहसास हुआ कि उसे किसी जानवर ने काटा है, इसलिए पशु चिकित्सक को बुलवाया गया। उसने घावों को देखकर बता दिया कि ये निशान किसी कुत्ते के काटने के हैं। पुलिस को एक क्लू मिल गया, लेकिन सभी के यहाँ कोई कुत्ता नहीं था, तो फिर कुत्ता आया कहाँ से? प्रसन्न बहुत गंभीर था। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था, इसलिए पुलिस को तोड़ना पड़ा था। इसका मतलब है कि कुत्ता दरवाज़ा लॉक करके गया था। क्या कुत्ता ऐसा कर सकता है? यानी कुत्ते के साथ कोई आदमी भी था। यह अनुमान लगाया गया। सभी के सभी नौकरों को बयान लिए गए। सभी का फ़ोन भी खलाया गया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई और सभी ठीक होने लगी। 10 दिनों की मशक्क़त के बाद सभी बयान दर्ज कराने की स्थिति में आ गई थी। सभी अंदर से टूट गई थी। उस रात का स्मरण होते ही वह चीखने लग जाती थी। उसके चेहरे से मौत का खौफ झलकता था। उसे समझ में नहीं आया कि उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है। 3 नाम बारी बारी से उसके जहन में कौंधने लगे। परेश, हजारी और सुरजीत, ये 3 आदमी ही थे उसकी ज़िंदगी में आए थे। तभी उसे याद आया कि यह काम तो सुशांत का है, पर सुशांत को वह ज़्यादा जानती नहीं थी। वह तो पहली नज़र में ही उसकी दीवानी हो गई थी, इसलिए उसने और कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं समझी। उसके कुटिल मस्तिष्क में फिर से एक षड्यंत्र बनने लगा। यदि वह सुशांत का नाम लेती तो उसे कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि वह खुद उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। लेकिन यदि वह परेश का नाम लेगी तो उसे फिर से 2 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। यह सोचकर ही ऐसी दर्द भरी स्थिति में भी उसके अधरों पर एक मुस्कान आ गई। कहीं से कुछ मिलने की आस बंध जाए तब दर्द में भी सुकून खोज लेता है इंसान। परेश मोटी मुर्गी था, उसमें से कितना ही मांस नोच लो, उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला था। वह पहले भी उससे एक बार 2 करोड़ और दूसरी बार 1 करोड़ रुपये वसूल चुकी है। इस बार पता नहीं कितने मिलेंगे। सभी का दिमाग दौड़ने लगा। उसने अपने बयानों में परेश का नाम ले लिया और कहा कि वह उसे फिर से पत्नी बनाना चाहता था, इसलिए उससे बात करने आया था। वह अपने साथ एक जर्मन से फर्ड कुत्ता भी लाया था और उस कुत्ते ने उसका ये हाल कर दिया। उसने तलाक का बदला इस तरह से ले लिया। पुलिस के पास सभी का बयान था। इस बयान के आधार पर उसने परेश को उठा लिया। परेश लाख दुहाई देता रहा
गया कि वह सभी से मिला ही नहीं, मगर पुलिस कहाँ सुनती है, उठाकर लॉकअप में बंद कर दिया। मगर इस बार परेश पहले से तैयार था। उसने अपने दोस्त हर्ष को सब चीज़ें पहले ही बता दी थी, इसलिए वह पुलिस के सामने आ गया। वह पेशे से वकील था। वह परेश से मिलने थाने गया और कहा कि जिस रात वह घटना घटी थी उस रात परेश यहाँ था ही नहीं, वह तो दिल्ली गया हुआ था। उसने परेश के फ्लाइट की टिकट और दिल्ली में होटल ओरिएंटल की बुकिंग और बिल के कागजात पेश कर दिए। उन्हें देखकर पुलिस को भी आश्चर्य हुआ। तब पुलिस को लगा कि परेश ने फ्लाइट और होटल के बिल फर्जी तैयार करवाए हैं। तब हर्ष ने कहा, आप एयरपोर्ट के और होटल के सीसीटीवी कैमरे चेक कर सकते हैं। पुलिस ने दोनों जगह के सीसीटीवी कैमरे देखे तो उनमें परेश दिखाई दिया। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, मगर सभी क्यों झूठ बोल रही थी। इसके बारे में परेश ने पिछली दोनों घटनाएं बता दी। पुलिस को परेश निर्दोष लगा और उसने उसे छोड़ दिया। फिर सभी से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि सुशांत नाम के लड़के ने यह सब किया अवश्य है, लेकिन इसके पीछे परेश ही है। उसी ने इसकी साजिश रची है। उसने दावे से कहा। घूम फिरकर बात वापस परेश पर आ गई। परेश ने कहा दिया कि वह सुशांत को जानता ही नहीं है। परेश के यहाँ कोई डॉग भी नहीं मिला। अब पुलिस को सुशांत की तलाश करनी थी। सभी से सुशांत का हुलिया बताने को कहा गया। सभी ने सुशांत का हुलिया बताया, जिसके आधार पर सुशांत का एक स्केच तैयार किया गया। सभी ने उस स्केच को देखकर कहा, हूबहू ऐसा ही था सुशांत। पुलिस ने उसकी तलाश आरंभ कर दी। तब सभी को ध्यान आया कि एक दिन वह सब्जी वाले के यहाँ पर मिला था और वहाँ से वह उसे अपने घर भी लेकर गया था। सभी को सब्जी वाले के पास ले जाया गया, लेकिन उसने सभी को और सुशांत को पहचानने से इनकार कर दिया। उसका यह प्रयास भी निष्फल हो गया तो वह पुलिस को लेकर सुशांत के घर में गई। दरवाज़ा एक 20-25 साल के युवक ने खोला। पुलिस ने उससे पूछताछ आरंभ कर दी। यहाँ सुशांत नाम का आदमी रहता है? नहीं तो यहाँ तो केवल मैं ही रहता हूँ। सभी ने कहा कि सुशांत उसे इसी मकान में लाया था और उसने चाय भी बनाकर पिलाई थी। पुलिस ने पूरे मकान की तलाशी ली, मगर उसमें चाय बनाने की केतली भी नहीं मिली। चाय की पत्ती और चीनी भी नहीं थी वहाँ। उस घर में रहने वाले देवा ने कहा, वह चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पीता है। पिछले 3 महीने से वह यहाँ रह रहा है। उसने एग्रीमेंट की कॉपी दी और किराए की रसीद भी पुलिस को दे दी। देवा ने भी कह दिया कि वह किसी सुशांत को नहीं जानता है। मामला पेचीदा हो गया था। पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिला तो उसने केस में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। उस दिन कोर्ट में सभी और परेश दोनों मौजूद थे। सभी के चेहरे पर पहली बार परेश ने हार, खीज, निराशा के भाव देखे थे। एक तो उसका चेहरा ऐसा हो गया था कि यदि कोई उसे रात में देख ले तो डर के मारे दम तोड़ दे। सौंदर्य की देवी को एक चुड़ैल के रूप में बदलते हुए देखने पर परेश को बहुत दुख हो रहा था। उस पर उसका विचित्रों की तरह व्यवहार करना उसे बहुत परेशान कर रहा था। आखिर उसने हृदय के
गहमत तल से प्रेम किया था सभी से, लेकिन सभी ही बेवफा निकल गई तो वह क्या कर सकता था। शायद भगवान ने उसके पापों का दंड दे दिया था। इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत थी तो उसे दुकान बेचनी पड़ गई। अब उसके पास फ्लैट के अलावा कुछ नहीं बचा था। अब वह काम करने लायक भी नहीं रही थी और कोई उसे काम दे भी नहीं सकता था, क्योंकि उसका चेहरा इतना भयंकर लगता था कि कोई उसके पास आने की हिम्मत भी नहीं करता था। उस दिन कोर्ट में सभी और परेश का आमना सामना हुआ तो पहली बार परेश की आंखों में जीत की चमक और सभी की आंखों में हार की खींच थी। उसके 1 महीने बाद परेश स्विट्जरलैंड चला गया था घूमने के लिए। इतने दिनों बाद अब जाकर उसकी ज़िंदगी से छवि नामक राहु का ग्रहण समाप्त हुआ था। वह प्रफुल्लित था और अपने कमरे में टीवी देख रहा था कि इतने में उसके 4-5 दोस्त आ गए। सब एक दूसरे से लिपट गए। परेश एक से बोला रहे, तू कब आया सुशांत साले? मेरा नाम सुशांत नहीं अमर है। 2-4 दिन सुशांत क्या बना, मेरा नाम ही बदल दिया तूने। अमर परेश के गले लगता हुआ बोला। और देवा कैसा है रे तू? भैया अब तो मेरा असली नाम ऋषि लेकर बुलाया करो। क्यों रामू क्यों नहीं? परेश उसे आँख मारते हुए बोला। ठीक है, मैं ही रामू था और मैं ही देवा था, मगर मैं सही में ऋषि हूँ। असली हीरो तो ये नटवर लाल है। क्यों है नाम संदीप? परेश ने संदीप की पीठ पर थाप मारते हुए कहा। हाँ यार, सारा कमाल संदीप का ही है। अमर संदीप की पीठ थपथपाते हुए बोला। यदि ये मेकअप से मुझे सुशांत नहीं बनाता और ऋषि को देवा तथा रामू नहीं बनाता तो उस दुरुस्त औरत को सबक कैसे मिलता? पर यह सारा प्लान तो तेरा ही था अमर। एक पुलिस वाला होकर भी तूने इतना बड़ा प्लान बनाया और सुशांत की भूमिका भी अदा कर दी। इसे कहते हैं दिलेरी। हैस्ट ऑफ टू यू एर कहकर परेश की आंखों में आंसू आ गए। अपना एक और हीरो टाइगर कहाँ है? संदीप बोला। उसे मारना पड़ा यार। महापाल ने प्रवेश करते हुए कहा। वही सबसे बड़ा सबूत था, इसलिए उसे मारकर अपने बंगले में दफनाना पड़ा यार। टाइगर मेरी जान था परेश। महिपाल परेश के कंधे पर से टिकाकर बोला। तेरी ही क्यों, हम सबकी जान था टाइगर, पर नेक काम में किसी न किसी को तो बलि देनी ही पड़ती है ना। अब सभी जैसी मक्कार औरतें फिर ऐसा नहीं कर पाएंगी। परेश बोला। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। हिरण्यकश और हिरण्यकशिपु के अंत के बाद रावण और कुंभकर्ण भी तो हुए थे। उनके अंत के पश्चात कंस, जरासंध, दुर्योधन, शिशुपाल वगैरह भी हुए थे। ये सिलसिला चलता रहा और आगे भी चलता है रहेगा। दाऊद इब्राहिम, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, सैयद शहाबुद्दीन शुक्ला, हरिशंकर तिवारी जैसे लोग भी तो हुए हैं। प्रकृति का नियम है कि एक दुष्ट मरता है तो 10 जन्म ले लेते हैं। एक सभी को सबक मिला है, लेकिन पता नहीं कितनी और सभी अभी बैठी हैं और खून चूस रही हैं। आज के सिस्टम में सजा कितने को मिलती है? यदि समय पर सजा मिल जाती तो अतीक और मुख्तार मान्य नहीं कहलाते, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन दुष्टों के मरने के 10-5 साल तक शांति ज़रूर मिल जाती है। आम लोगों को तो चलो छोड़ो, ये बातें और आज की शाम सेलिब्रेट करते हैं। परेश के
नाम और सबके सब डीजे की धुन पर झूमने लग गए।